हेमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है परमाणु संरचना। ये जो लेसन है वैसे तो बहुत बड़ा है और इसमें से बहुत सारा जो टॉपिक हैं हम इससे पहले क्या कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। आज हम जो है आगे जो टॉपिक है जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कक्षा एवं उपकक्षा की अवधारणा हमको देखना है। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल की जो अवधारणा है वो हम देखने वाले हैं। इसको देने का श्रेय जाता है सोमरफील्ड, एक साइंटिस्ट है हमारा सोमरफील्ड। सोमर क्या है हमारा फील्ड, ये साइंटिस्ट है सोमरफील्ड, जिन्होंने 1919 में जो भी बोहर का जो परमाणु मॉडल था उनके जो अवधारणा था उनमें क्या किया, संशोधन किया और बताया कि यदि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन यदि एक कक्षा से, यहाँ पर हमारा क्या होता है, हमारा कोई इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यदि एक कक्षा से दूसरा कक्षा में चला जाता है तो उस स्थिति में जो प्रारंभिक कक्षा होता है और जो अंतिम कक्षा होता है तो इन दोनों के ऊर्जाओं में जो क्या होता है, हमारा जो अंतर होता है, इस अंतर के आधार पर है ना, इस अंतर के आधार पर या इस अंतर के अनुरूप जो क्या होता है, हमारा स्पेक्ट्रम का एक एकल हमारा शार्प रेखा क्या होता है, प्राप्त होता है। और जब उस एकल शार्प रेखा को जब अति जो है उच्च भेदन क्षमता वाला सूक्ष्मदर्शी से जब क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है तो पाया जाता है कि वो जो है आपका एक रेखा से क्या होता है, बना होता है, या जो स्पेक्ट्रम होता है वो कई रेखाओं से बना होता है। तो उन्हीं स्पेक्ट्रम का जो अध्ययन है, उनका जो व्याख्या है, उसको बताने के लिए या व्याख्या करने के लिए जो हमारा सोमरफील्ड है उन्होंने कक्षा और उपकक्षा अवधारणा को क्या किया है, प्रस्तुत किया है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सोमरफील्ड ने 1919 में या 1919 में बोल सकते हैं, सोमरफील्ड ने जो भी बोहर का परमाणु मॉडल है उनका जो क्या था, अवधारणा था, उनमें प्रति थोड़ा सा संशोधन किया और बताया कि यदि इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से क्या होता है, दूसरे कक्षा में चला जाता है तो उस स्थिति में दोनों कक्षाओं के ऊर्जाओं के जो अनुरूप अगर हम बात करें तो हमको जो स्पेक्ट्रम एकल जो है तीक्ष्ण रेखा के रूप में प्राप्त होता है। और इस स्पेक्ट्रम को जब क्या करते हैं, हम लोग अध्ययन करते हैं तो ये पाया गया है कि ये जो स्पेक्ट्रम है वो कई छोटी छोटी रेखाओं से क्या होता है, बना होता है। और उन्हीं रेखाओं का अध्ययन जो है या उन्हीं रेखाओं का व्याख्या करने के लिए कक्षा और उपकक्षा अवधारणा दिया गया है, जिसे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1919 में सोमरफील्ड ने बोहर के परमाणु अवधारणा में संशोधन किया, परमाणु अवधारणा में संशोधन किया और बताया कि यदि इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में चला जाता है तो दोनों प्रारंभिक और अंतिम कक्षा के ऊर्जा में अंतर के अनुरूप है ना, एकल स्पेक्ट्रम रेखाएं, एकल स्पेक्ट्रम तीक्ष्ण को बोलते हैं शार्प, तीक्ष्ण बोलते हैं क्या इसको, शार्प रेखा प्राप्त होती है, रेखा क्या होती है भाई, प्राप्त होती है।
इन रेखाओं का या इन रेखा का उच्च भेदन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से इन रेखा को उच्च भेदन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कई रेखाएं दिखाई देती हैं। कई रेखाएं क्या होती है भाई? दिखाई देती हैं। इन रेखाओं की या इन रेखाओं की व्याख्या के लिए है ना, कक्षा और उपकक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की गई। इस अवधारणा के अनुसार अब कुछ बातें हैं, उनको हमको क्या करना है? लिखना है। तो क्या बताया भाई? सोमरफील्ड ने यही बताया। सबसे पहले तो उन्होंने परमाणु मॉडल की जो क्या थी, अवधारणा थी, उनमें संशोधन किया और बताया कि यदि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यदि एक कक्षा से अगर दूसरी कक्षा में क्या हो जाता है, चला जाता है, तो उसके आधार पर दोनों कक्षाओं के ऊर्जाओं के अनुरूप हमारा जो है एक एकल स्पेक्ट्रम क्या होता है, प्राप्त होता है। और जब उस एकल स्पेक्ट्रम का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से किया जाता है तो पाया जाता है कि वो जो एकल स्पेक्ट्रम मिल रहा है वो बहुत सारे छोटे छोटे रेखाओं से क्या होता है, मिलकर बना होता है। मतलब साफ साफ आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन जो है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो उससे हमको एकल स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। मतलब स्पेक्ट्रम जो मिलता है क्या होता है, वो एकल होता है ना, लेकिन लौटता है तो कई होता है, हम लोग बोल सकते हैं। फिलहाल जब क्या होता है, वो एक निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, अर्थात प्रारंभिक कक्षा से अंतिम कक्षा की ओर जाता है, तो उस स्थिति में वो एकल स्पेक्ट्रम के रूप में क्या होता है, हमको प्राप्त होता है। और उस एकल स्पेक्ट्रम का जब अध्ययन किया जाता है तो पाया जाता है कि वो जो एकल स्पेक्ट्रम होता है वो कई रेखाओं का क्या होता है, आपका बना होता है। तो वही एकल स्पेक्ट्रम में जो पाए जाने वाले रेखाओं हैं उनको अध्ययन करने के लिए सोमरफील्ड ने कक्षा और उपकक्षा अवधारणा को क्या किया है, प्रस्तुत किया गया है। और इस अवधारणा के अनुसार कुछ बातें हैं जो क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो पहला बात इसमें ये है कि फर्स्ट उन्होंने ये बताया है कि जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा और एक दीर्घ कक्षाकार कक्षा में क्या करता है, घूमता है। तो उन्होंने क्या बताया है कि जो नाभिक होता है उस नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दो प्रकार के कक्षा, एक हमारा वृत्ताकार कक्षा और एक होता है हमारा, इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं, दीर्घाकार कक्षा में क्या करता है, वो चक्कर लगाता है। इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं। तो उनका इस धारणा के अनुसार ये कहना है, कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा और आपका दीर्घाकार कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो पहला पॉइंट हम यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यहाँ से लिखा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन है ना, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार और दीर्घाकार कक्षा में क्या करता है, हमारा चक्कर लगाता है। उनका कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन आपके नाभिक के चारों तरफ एक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है और इस प्रकार से दीर्घाकार कक्षा में चक्कर लगाता है। दीर्घाकार कक्षा के दो अक्ष होते हैं, एक होता है दीर्घ अक्ष और एक लघु अक्ष होता है। और ये जो दीर्घ अक्ष होता है जैसे जैसे क्या होते जाता है
उनके बीच की जो दूरियां होता है या लंबाई होता है, जैसे जैसे कम होते जाता है वैसे वैसे क्या होते जाता है वो जो है एक स्थिति ऐसे आ जाता है कि फिर से क्या हो जाता है वो वृत्ताकार कक्षक में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये नाभिक के चारों तरफ ये वृत्ताकार कक्षा हो गया और ये उसका क्या हो गया, दीर्घाकार कक्षा हो गया। यदि दीर्घाकार कक्षक की लंबाई जो होता है, नाभिक से लंबाई क्या होती जाती है, जैसे जैसे कम होती जाती है, वैसे एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि फिर से दीर्घाकार कक्षा जो होती है वो वृत्ताकार कक्षक में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात यहाँ पर वृत्ताकार जो कक्षा होती है या दीर्घाकार कक्षा होती है वो वृत्ताकार कक्षक का एक विशिष्ट क्या होती है, रूप होती है। तो यहाँ पर उसको क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है, लिखी जा सकती है। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखे, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार और दीर्घाकार कक्षा में चक्कर लगाती है। दीर्घाकार कक्षा, दीर्घाकार है ना, कक्षा के दीर्घ अक्ष है ना, दीर्घाकार कक्षा, दीर्घ कक्षा यहाँ पर बोल सकते हैं दीर्घाकार कक्षा, दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष, लघु अक्ष दो अक्ष के रूप में पाई जाती है, दो अक्ष के रूप में होती है। जैसे जैसे दीर्घ कक्ष की लंबाई कम होती जाती है, वह वृत्ताकार कक्ष में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात दीर्घाकार कक्ष वृत्ताकार कक्ष या कक्षा की एक विशिष्ट रूप होती है, तो इस प्रकार से उन्होंने अपने धारणा में पहले बताया कि जो नाभिक होता है, इस नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दो प्रकार से चक्कर लगाते हैं, एक वृत्ताकार कक्षा में और दूसरा क्या होता है वो दीर्घाकार कक्षा में। और दीर्घाकार कक्षक के भी क्या होती है, हमारी दो रूप होती हैं। एक रूप होती है हमारा ये जो यहाँ से यहाँ तक होती है, यह रूप क्या कहलाती है, दीर्घ अक्ष के नाम से जानी जाती है। और ये वाला जो भाग होती है वो लघु अक्ष के नाम से क्या की जाती है, जानी जाती है। जैसे जैसे दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या होती जाती है आपकी, इस प्रकार से कम होती जाती है, अंततः फिर से वो किस में बदल जाती है, वृत्ताकार कक्षा में बदल जाती है। अर्थात दीर्घाकार जो कक्षा होती है वो वृत्ताकार कक्षा का एक क्या होती है, विशिष्ट रूप होती है। तो इस तरीक़ा से जो है सोमरफेल्ड ने कक्षा और कक्षा अवधारणा के अनुसार इस प्रकार से बातें जो है उसके आधार बताई गई भाई। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया इसी में, तो दूसरा पॉइंट लिखी जा सकती है, वो क्या है, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये होती है कि जो भी क्या होती है, जो प्रथम कक्षा होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण होती है वो वृत्ताकार होती है भाई। प्रथम कक्षक का है ना, जो भी या प्रथम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन जो होती है वो वृत्ताकार कक्षा में क्या करती है, चक्कर लगाती है, जिसमें मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या होती है आपकी, 1 होती है। मतलब ये बोल सकते हैं कि पहले जो कक्षा होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उनकी आकृति कैसी होती है आपकी, वृत्ताकार होती है। और उसमें n का जो मान होती है, मुख्य क्वांटम संख्या का मान होती है वो 1 होती है। और इलेक्ट्रॉन द्वारा नाभिक के चारों तरफ जो चक्कर लगाने की जो होती है वो आपका कोणीय संवेग आपका n भी है ना, अपान क्या होता है 2 पाई के क्या होती है आपके बराबर होती है। लेकिन जैसे ही वो क्या होती है, पहले कक्षा के बाद जब जाती है तो पहले कक्षा के बाद जो है इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा और दीर्घाकार कक्षा दोनों में क्या करती है, चक्कर लगाती है, या दोनों प्रकार की क्या होती है कक्षा में क्या कर सकती है, घूम सकती है। और इसको जो है के से क्या की जाती है, दर्शाई जाती है। के जो होती है वो आपका के का जो मान होती है, और के जो है या उस कक्षा को के से दर्शाई जाती है। और के का जो मान होती है वह के का मान
अगर देखें तो वो जो है आपका 2k और जो है आपका 2 पाई के या 2h 2 पाई के क्या होती है आपकी अनुरूप होती है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या लिखी जा सकती है भाई, दूसरा पॉइंट ये लिखी जा सकती है कि प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में गति करती है। वृत्ताकार कक्षा में क्या करती है, गति करती है। और इसे मुख्य क्वांटम अभी पढ़ेंगे हम लोग मुख्य क्वांटम संख्या, है ना। मुख्य क्वांटम संख्या n से दर्शाई जाती है ना, n से दर्शाई जाती है। n से क्या की जाती है भाई, दर्शाई जाती है, जहाँ n का मान कितना होती है हमारी 1 होती है ना। तथा इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में क्या होती है, तथा इलेक्ट्रॉन जिस है ना कक्षा में गति करती है उसकी कोणीय संवेग आपका जो है NH/2 होती है। प्रथम कक्षा के बाद इलेक्ट्रॉन है ना, के बाद इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा और दीर्घाकार है ना कक्षा में क्या करती है, हमारी गति करती है, चक्कर लगाती हैं, गति करती हैं, जिसे K से है ना प्रदर्शित की जाती हैं। किसे प्रदर्शित की जाती हैं, K से प्रदर्शित की जाती हैं। इसमें नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की गति 2k/2 होती है। K का मान एक क्या होती है, K एक द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है। क्वांटम संख्या होती है जो उप ऊर्जा स्तर को दर्शाती है तथा K का मान 1 2 3 4 है ना होती है। K का मान मुख्य क्वांटम संख्या n के मान पर क्या करती है भाई, आपकी निर्भर करती है। n के मान पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो उन्होंने ये बताया कि जो पहला कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है ये नाभिक है, और यहाँ पर जो प्रथम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उनकी गति क्या होती है, आपकी हमेशा वृत्ताकार होती है। लेकिन जैसे ही पहला कक्षा के बाद वाला कक्षा आती है, उस कक्षा की गति 2 प्रकार से होती है। पहला वृत्ताकार होती है और उसके बाद क्या होती है, वो वृत्ताकार के अलावा क्या होती है, दीर्घाकार भी
होती है। वृत्ताकार जो कक्षा होती है उसको दर्शाने के लिए यहाँ पर एन का प्रयोग की जाती है, और दीर्घाकार जो कक्षा होता है उसको दर्शाने के लिए के का प्रयोग की जाती है। जो एन होती है ये आपका मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करती है, और जो के होती है वो आपका द्विगंशी क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करती है। एन जो है मुख्य ऊर्जा स्तर को दर्शाती है, और के जो है आपका उप ऊर्जा स्तर को क्या करती है, दर्शाती है। तो इस तरीक़ा से सोमरफील्ड के आधार पर ये दूसरे बातें भी क्या की जा सकती है भाई, जानी जा सकती है। तो कितना बात हो गया भाई, 2 बात। उन्होंने एक बताया कि जो भी इलेक्ट्रॉन होती है वो नाभिक के चारों तरफ 2 प्रकार के कक्षा में गति करती है। पहला एक वृत्ताकार कक्षा में, और दूसरा क्या होती है, दीर्घाकार कक्षा में गति करती है। दीर्घाकार कक्षा के 2 अक्ष होती है, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष। दीर्घ अक्ष जैसे जैसे लंबाई में क्या होती जाती है, कम होती जाती है, वैसे वैसे वो जो है जाके अंततः वृत्ताकार कक्षा में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। दूसरा उन्होंने बताया कि यदि इलेक्ट्रॉन क्या करती है, प्रथम कक्षा में क्या करती है, गति करती है, तो उस स्थिति में उसका जो है आकृति है वो वृत्ताकार होती है। लेकिन जैसे ही वो प्रथम कक्षा के बाद आने वाले जो कक्षा में गति करती है, तो इलेक्ट्रॉन की गति वृत्ताकार और दीर्घाकार दोनों क्या होती है, पाई जाती है। जहाँ पर वृत्ताकार जो कक्षा होती है वो एन होती है, जो मुख्य ऊर्जा स्तर या मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करती है। के जो होती है वो दीर्घाकार कक्षा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है, जो आपका द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है, और इनका जो मान होती है 1 2 3 4 होती है, और इनका मान जो है क्या होती है, आपका एन पर क्या करती है, निर्भर करती है। इसमें कुछ और पॉइंट लिखी जा सकती है। यदि एन बराबर क्या रखी जाती है, 2 रखी जाती है, तो उस स्थिति में के बराबर जो होती है वो 1, और यहाँ पर क्या रखी जा सकती है, 2 रखी जा सकती है। उसके अलावा इसको हम थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर एक लिखी जा सकती है कि जो भी क्या होती है, हमारी जो दीर्घ अक्ष की लंबाई होती है, दीर्घ अक्ष जो भी दीर्घ अक्ष की क्या होती है, लंबाई होती है, दीर्घ अक्ष की जो लंबाई होती है, ये हो गया है दीर्घ अक्ष की लंबाई। नीचे क्या होती है आपकी लघु अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की जो लंबाई होती है, क्योंकि लघु अक्ष वृत्ताकार को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो इसको दर्शाने के लिए आपका एन अपान क्या होती है, के से क्या की जाती है, दर्शाई जाती है। यहाँ पर दीर्घ अक्ष, यहाँ पर एन, और यहाँ पर लघु अक्ष को जो है किससे दर्शाई जाती है, आपकी के से क्या की जाती है, यहाँ पर दर्शाई जाती है। तो उसके आधार पर यहाँ पर ये बताई जा सकती है कि ये वाला जो मान होती है वो लघु अक्ष को क्या करती है, प्रदर्शित करती है यहाँ पर दर्शाने के लिए, और ये जो अक्ष है वो दीर्घ अक्ष को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। अब इसके आधार पर ये बताई जा सकती है कि यदि एन का मान क्या होती है, हमारी 2 होती है, तो के बराबर की क्या होती है, 1 व क्या होती है, 2 होती है। और इसको जो है फिलहाल एन अपान के से जब दर्शाई जाती है तो इसका मान जो है 2/2 लिखी जाती है। जैसे एन का मान 2 है तो के का 2 मान होती है, तो एन का मान 2 है और के का मान 2 है, इस प्रकार से दर्शाई जाती है। तो उस स्थिति में इसका जो आकृति है वो कैसी होती है, वृत्ताकार होती है। और यदि इसी को जो है अगर n/k में अगर मान करके 2/, किससे दर्शाई जाती है, 1 से दर्शाई जाती है, तो इसकी जो आकृति है वो कैसी होती है, आपकी दीर्घाकार होती है। ये कैसी होती है, दीर्घाकार होती है। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो n बराबर अगर कितना रख दी जाती है, 3 रख दी जाती है, तो k बराबर क्या होती है, आपका k का जो मान होती है, ये k का मान 1, 2 और क्या होती है, 3 होती है। और उस स्थिति में n/k बराबर क्या होती है, आपका 3/3 हो जाती है। और इस स्थिति में अभी फ़िलहाल ये वृत्ताकार जो कक्षा होती है, वृत्ताकार जो क्या होती है, कक्ष है, उसको प्रदर्शित करती है। उसके अलावा यहाँ पर और देखें तो यदि n/, क्या होती है हमारा, ये 3/, क्या हो जाती है, 2 हो जाती है, तो ये आपका दीर्घाकार कक्षा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। और यदि n/k बराबर क्या हो जाती है, अगर 3/, कितना हो जाती है, 1 हो जाती है, तो उस स्थिति में ये जो है आगे कम करती जाती है। तो वहाँ पर आपका एक कक्ष जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संकीर्ण दीर्घाकार कक्षा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। ये हमारा संकीर्ण दीर्घाकार कक्षा होती है। और यदि n बराबर क्या हो जाती है, 4 हो जाती है, तो k बराबर 1, 2, 3 और 4 लिखी जाती है। तो यहाँ पर n बराबर क्या है हमारा, अगर k है, ये हमारा n बराबर क्या है भाई, हमारा k है।
और ये इसका मान अगर क्या आ जाता है 4/4 आ जाता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं वृत्ताकार। आगे आप क्या कर सकते हैं n बराबर k है तो यहाँ पर 4 कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा दीर्घाकार। और यहाँ पर अगर n बराबर k बराबर 4/2 हो जाए तो ये हो जाता है संकीर्ण वृत्ताकार। और अगर यहाँ पर और कर दिया जाए n बराबर क्या है k है तो 4 कितना होता है हमारा, ये जो है आपका 1 हो जाए। तो संकीर्णतम दीर्घाकार को क्या करती है प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत ये क्या की जा सकती है, लिखी जा सकती है, बताई जा सकती है। और इसी को आपकी बुक में यहाँ पर इस प्रकार से भी क्या की जा सकती है भाई, बताई जा सकती है। ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया और फिर ये हो गया। तो उस स्थिति में यहाँ पर जो भी n बराबर क्या होती है, अगर 4 लिख जाती है तो यहाँ पर k बराबर आपका 1 लिखी जा सकती है, k बराबर 2 लिखी जा सकती है, k बराबर 3 और k बराबर क्या हो जाती है 4 लिखी जा सकती है। तो इस आधार पर हमारे जो कक्षा होती है या हमारा जो इलेक्ट्रॉन होती है इस प्रकार 4 प्रकार के कक्षा में क्या करती है, आपका रोटेट करती है। और इन कक्षाओं को क्रमशः अगर दर्शाया जाए तो इन कक्षाओं को क्रमशः किससे जो है S, P, D और F से, इन चारों कक्षाओं को हमारा जो क्या होता है हमारा वृत्ताकार कक्षा, उसके बाद जो है दीर्घाकार कक्षा, फिर संकीर्णन कक्षा और जो आपका क्या होता है संकीर्णन जो कक्षा होती है उसको S, P, D और F से क्या की जाती है, दर्शाई जाती है या उसको प्रदर्शित की जाती है। यहाँ पर जो S कक्षा होती है, P कक्षा होती है और जो D कक्षा होती है और E कक्षा होती है, इन सब की जो जानकारी होती है वो उन्हीं जो है एकल स्पेक्ट्रम के जो है गणना से, अति सूक्ष्मदर्शी की गणना से जो है जब देखने पर क्या होती है, ये चारों रेखाएं जो है प्राप्त होती है। और ये जो चारों होती हैं ये आपका उप ऊर्जा स्तर को क्या करती है, आपकी प्रदर्शित करती हैं। किसको प्रदर्शित करती हैं भाई, ये उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती हैं। और इन सब का मान जो है उसी एकल स्पेक्ट्रम पर कई रेखाओं जो दिखाई देती है उन्हीं रेखाओं को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। उतना समय हम लोग बताए थे ना कि हमारा जो क्या होता है जब कक्षा एक से दूसरा कक्षा में क्या होता है इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो इन दोनों कक्षाओं में जो ऊर्जा अंतर के अनुरूप हमको एकल स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। और इस एकल स्पेक्ट्रम के अध्ययन करने से ही ये चारों आपका उप ऊर्जा स्तर उन्हीं रेखाओं के आधार पर क्या होता है, प्राप्त होता है, जिसे उप ऊर्जा स्तर के नाम से क्या किया जाता है, आपका जाना जाता है, पहचाना जाता है। जहाँ पर S जो होता है ये शार्प अवस्था को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। P जो होता है वो प्रिंसिपल को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ये हमारा होता है वो डिफ्यूज्ड जो होता है, डिफ्यूज्ड उनको प्रदर्शित करता है। और ये जो F होता है वो फंडामेंटल जो होता है उसको क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से इन चारों का नाम क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। और ये चारों उप ऊर्जा स्तर को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और यही जो है आपका सोमरफेल्ड के कक्षा और उप कक्षा अवधारणा से क्या होता है, आपका प्राप्त होता है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो ये क्या हो गया भाई आपका, ये तो हो गया कक्षा और उप कक्षा क्या हो गया आपका अवधारणा। ठीक है, आज के लिए फ़िलहाल क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। आगे जो क्लास है वो हम लोग जो है नेक्स्ट डे करने वाले हैं।